सिनेमा में काम करने के बावजूद इसे सिर्फ काम की तरह लेना यानी निजी ज़िंदगी से सिनेमा को दूर रखना और दूर रखने के बावजूद सिनेमा में बिना किसी समझौते और तिकड़म के सिर्फ अपनी नायाब अदाकारी और नृत्य कला से बेजोड़ प्रसिद्धि हासिल करना किसी लाजवाब हस्ती का ही काम हो सकता है। लिहाजा इस वीडियो में हम बात करेंगे उपरोक्त गुणों की भंडार वहीदा रहमान की ज़िंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। नहीं रोक सकते जफर साहब। आज जब उसने आवाज दी है तो ये हर एक के दिल तक पहुंच के रहेगी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। वहीदा रहमान में वहीदा शब्द का अर्थ होता है लाजवाब, और अपने नाम को चरितार्थ करना कोई वहीदा जी से सीखे। एक हिंदुस्तानी पाक दामन औरत के लिए उसके शौहर की कुटिया महलों से ज्यादा कीमत रखती है। वहीदा रहमान का जन्म आज से लगभग 84 साल पहले साल 1938 में 3 फरवरी के दिन तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक दक्षिणी मुस्लिम परिवार में हुआ। वहीदा के पिता डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे जिनका नाम था मोहम्मद अब्दुल रहमान, और मुमताज़ बेगम नामक इनकी वालिदा गृहिणी थी। कुल 4 बहनों में सबसे छोटी वहीदा की शिक्षा अलग अलग स्थानों से पूरी हुई क्योंकि इनके पिता के ट्रांसफ़र होते रहते थे। वहीदा जी बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन साथ ही डांस का भी इन्हें बचपन से ही शौक़ था और इसी के चलते इन्होंने भरतनाट्यम की शिक्षा लेने का मन बनाया। लेकिन जिन गुरुजी से ये शिक्षा लेना चाहती थी वो कुंडली देखे बिना किसी को नृत्य नहीं सिखाते थे, और क्योंकि मुस्लिमों में तो कुंडली बनाई नहीं जाती इसलिए बहुत समय तक वहीदा जी डांस नहीं सीख पाई। डांस इन्हें उन्हीं गुरुजी से सीखना था तो ये लगातार उन्हें मनाने का प्रयास करती रही। लिहाजा फिर गुरुजी ने वहीदा जी की जन्मतिथि लेकर खुद कुंडली बनाई और उस कुंडली से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वहीदा ही उनकी आखिरी सबसे अच्छी स्टूडेंट होंगी, और इसी तरह वहीदा रहमान ने भरतनाट्यम की शिक्षा ली। अब वहीदा जी को तो डॉक्टर बनना था, तो फिर फिल्मों में कैसे आई, चलिए जानते हैं। वो साल था 1951 जब वहीदा 13 साल की थी, और तभी इनके पिता मोहम्मद अब्दुल रहमान का साया इनके सर से उठ गया। पिता के चल बसने के कारण माँ बीमार रहने लगी और घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। लिहाजा घर की आर्थिक मदद के लिए इन्होंने अपने डांस के हुनर के ज़रिए पैसे कमाने शुरू किए। उन्हीं दिनों प्रोड्यूसर CVR प्रसाद और डायरेक्टर तापी चाणक्य एक फिल्म बना रहे थे जिसका टाइटल है रोजुलू माराई। ये तेलुगु भाषी फिल्म थी जिसके पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद इसके मेकर्स को लगा कि फिल्म को और मनोरंजक बनाने के लिए इसमें एक सेलिब्रेशन डांस सॉन्ग ऐड किया जाना चाहिए। लिहाजा उस गाने के लिए उन्हें एक डांसर की तलाश थी, और तभी वहाँ वेदांतम जगन्नाथ नामक एक डांस पर्सनालिटी मौजूद थे जो कि वहीदा रहमान को जानते थे। लिहाजा उनके कहने पर 500 रुपये की फ़ीस चुकाकर वहीदा को फिल्म के उस गाने के लिए साइन कर लिया गया। ये 500 रुपये आपको सुनने में बेहद कम लगेंगे, लेकिन इनकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 45,000 रुपये जितनी होती है। रोजुलू माराई साल 1955 में रिलीज हुई। वहीदा रोजुलू माराई के अलावा साल 1955 में ही रिलीज हुई 2 अन्य फिल्म्स में भी नजर आई, जिनमें जया सीमा नामक तेलुगु फिल्म वहीदा की बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू फिल्म रही, जबकि कलाम मारी पोच्चू नामक तमिल फिल्म के एक गाने में ये नजर आई। 1956 वो साल रहा जब वहीदा ने हिंदी सिनेमा में प्रवेश लिया, और 1956 के बाद तो वहीदा सिर्फ हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री ही बनकर रह गई। यानी 56 के बाद वहीदा महज गिनी चुनी अन्य भाषाओं की फिल्मों में नजर आई, जिनमें तमिल व तेलुगु के अलावा कुछ बंगला भाषी फिल्में शामिल हैं। दरअसल 1955 में रिलीज हुई वहीदा की किसी साउथ इंडियन फिल्म में किए गए डांस से वेटरन फिल्म मेकर व एक्टर गुरुदत्त बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने उनकी आगामी फिल्म प्यासा के फीमेल लीड के तौर पर वहीदा रहमान को लेने का मन बनाकर उनसे बात की। दरअसल प्यासा के दोनों फीमेल लीड रोल्स पहले नरगिस दत्त और मधुबाला को ऑफर किए गए थे, लेकिन उनके टाल मटोल करने के कारण गुरुदत्त ने दोनों रोल्स के लिए नई एक्ट्रेसेस यानी वहीदा रहमान और माला सिन्हा को कास्ट कर लिया। वहीदा रहमान से गुरुदत्त ने कोई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन राज कपूर से लेकर देवानंद और अन्य बड़े फिल्म मेकर्स भी किसी हीरोइन को साइन करने से पहले जहां अंग प्रदर्शन की शर्त रखते हैं, वहीं इस मामले में गुरुदत्त के बजाय उल्टी वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के सामने शर्त रख दी थी कि भले ही उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन कपड़े वो फिल्म्स में अपनी मर्जी के ही पहनेंगी। और गुरुदत्त के बाद भी वहीदा ने जितने फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, किसी की भी फिल्म में बिकिनी
या स्विम सूट तो दूर, स्लीवलेस यानी बिना आस्तीन वाला ब्लाउज तक भी नहीं पहना। और वहीदा जी के इस निर्णय पर मेरा उनको सैल्यूट करने का मन करता है। काश ऐसे ही फैसले फिल्म इंडस्ट्री की अन्य अदाकाराएं भी लेती तो बॉलीवुड को शायद अश्लीलता से बचाया जा सकता था। खैर, गुरुदत्त की प्यासा से पहले वहीदा गुरुदत्त के ही प्रोडक्शन में बनी फिल्म CID में सपोर्टिंग रोल में नजर आई, जिसके हीरो देवानंद थे, क्योंकि गुरुदत्त CID के जरिए वहीदा को प्यासा के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे। 1956 की CID को जहां अब तक की बेहतरीन थ्रिलर फिल्म्स में से एक माना जाता है, वहीं 1957 की प्यासा और गुरुदत्त की 12 o'clock को इंडियन सिनेमा की सुपर सक्सेसफुल क्लासिकल फिल्म्स की श्रेणी में रखा जाता है। 12 o'clock के बाद राज खोसला के निर्देशन में बनी देवानंद के मेल लीड वाली 16 साल को भी कल्ट फिल्म होने का दर्जा हासिल हुआ। और 1959 में आई गुरुदत्त की आखिरी डायरेक्शनल फिल्म कागज़ के फूल ने तो कमाल ही कर दिया। कागज़ के फूल वो पहली इंडियन फिल्म थी जिसे सिनेमास्कोप में बनाया गया और सिनेमेटोग्राफी तथा अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स के आधार पर इसे अहेड ऑफ टाइम यानी समय से पहले की फिल्म माना जाता है। लेकिन समय से पहले बन जाने के कारण इस फिल्म को ना ही क्रिटिक्स समझ पाए और ना ही पब्लिक, जिसके चलते ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और गुरुदत्त ने इसके बाद ऑफिशियल तौर पर एक भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की। और कहा जाता है कि इसका असर गुरुदत्त की हेल्थ पर भी पड़ा। वैसे इन बातों में आपको ये तो बताना भूल ही गए कि वहीदा रहमान ने जब पहली बार गुरुदत्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब गुरुदत्त ने उन्हें सलाह दी थी कि अपने स्क्रीन नेम के तौर पर वहीदा रहमान के बजाय नरगिस या मधुबाला की तरह वे कोई अन्य नाम चुने, क्योंकि मधुबाला का एक्चुअल नेम भी मुमताज़ जहान बेगम दहलवी और नरगिस जी का एक्चुअल नेम फातिमा रशीद था। लेकिन वहीदा जी को गुरुदत्त का सजेशन ज़रा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने किसी अन्य नाम के बजाय वहीदा रहमान नाम ही बतौर स्क्रीन नेम चुना। खैर, लौटते हैं फिल्मों की तरफ। तो कागज़ के फूल के बाद गुरुदत्त ने कोई फिल्म डायरेक्ट तो नहीं की, लेकिन उनके प्रोडक्शन में बनी सक्सेसफुल कल्ट फिल्म्स चौदहवीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम ने वहीदा को इंडस्ट्री में सितारे की तरह चमक दी। और साहिब बीवी और गुलाम के लिए ही इन्हें पहली बार फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। लेकिन साथ ही साहिब बीवी और गुलाम वहीदा रहमान की गुरुदत्त के साथ आखिरी फिल्म साबित हुई तथा इसके 2 सालों बाद ही यानी साल 1964 में गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुदत्त और वहीदा रहमान रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब भी इस बारे में वहीदा से पूछा गया, वहीदा ने इसे पर्सनल कहकर टाल दिया। और गुरुदत्त की आत्महत्या के पीछे की असल वजह क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। गुरुदत्त के अलावा फिल्म संसार में वहीदा रहमान जी की जोड़ी देवानंद के साथ बड़ी मशहूर रही। वहीदा ने 60s में देवानंद के साथ रूप की रानी, चोरों का राजा, बात एक रात की और गाइड तथा प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों के लिए काम किया। राज कपूर के साथ एक दिल 100 अफसाने और तीसरी कसम, राजेंद्र कुमार के साथ शतरंज और धरती, सुनील दत्त के साथ मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा तथा जिंदगी जिंदगी, दिलीप कुमार के साथ दिल दिया दर्द लिया, राम और शाम, मनोज कुमार के साथ पत्थर के सनम और आदमी, विश्वजीत के साथ 20 साल बाद, कोहरा और मजबूर तथा हीमैन धर्मेंद्र के साथ बाजी, मन की आंखें और खामोशी के अलावा राजेश खन्ना के साथ भी खामोशी जैसी क्लासिकल फिल्म में वहीदा ने काम किया। 70 के दशक में वहीदा धीरे धीरे जानदार सपोर्टिंग रोल्स करने लगी। अमिताभ बच्चन के साथ वहीदा ने पहली बार साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी कभी के लिए काम किया, जिसमें अमित जी और वहीदा पति पत्नी बने थे। और इसी साल रिलीज हुई अन्य फिल्म अदालत में अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे और उनमें से एक मुख्य किरदार की वहीदा पत्नी बनी थी तो दूसरे सेकंड लीड किरदार की माँ। तथा 1983 की फिल्म महान में भी वहीदा अमिताभ बच्चन के साथ कुछ ऐसे ही किरदार में नजर आई थी। और 1983 की ही सुपर पॉपुलर फिल्म कुली में वहीदा जी ने अमिताभ बच्चन की मां का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया, जबकि अमिताभ बच्चन के अलावा वहीदा साल 1982 की फिल्म धर्म कांटा में राजेश खन्ना की मां बनी थी, जबकि राजेश खन्ना के साथ इससे पहले वह खामोशी फिल्म में रोमांटिक किरदार कर चुकी थी।
1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड को वहीदा रहमान के करियर की कुछ बेहतरीन फिल्म्स में से एक माना जाता है, जिसके लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया तथा इसके बाद 1968 की नीलकमल के लिए भी इन्हें इसी कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और इनके अलावा राम और शाम तथा खामोशी के लिए वहीदा जी को इसी कैटेगरी में नामांकन मिले और साहिब बीवी और गुलाम, कभी कभी, नमकीन, चांदनी तथा लम्हे मूवी के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नामांकन मिले। साथ ही भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजे जाने वाली फिल्म रेशमा और शेरा के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। व्यूअर 1964 में वहीदा की शगुन नामक एक फिल्म आई थी, जिसमें वहीदा रहमान के अपोजिट एक बेहद ही कम पॉपुलर एक्टर कमलजीत सिंह दिखाई दिए थे। कमलजीत सिंह शगुन से पहले भी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार कर चुके थे और शगुन के बाद भी वे साल 1992 तक बेहद ही कम फिल्म्स में और बेहद ही माइनर रोल्स के ज़रिए सक्रिय रहे, लेकिन उन्होंने 60s में ही ये अंदाज़ा लगा लिया था कि फिल्मों से उनका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए 60s में ही उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया था और कुछ ही समय में वे एक सफल उद्योगपति बन गए। शगुन मूवी की शूटिंग के समय कमलजीत सिंह ने वहीदा जी को शादी के लिए प्रपोज किया था और वहीदा जी ने भी उनसे उस समय तो शादी नहीं की, लेकिन फिर साल 1974 में वहीदा जी और कमलजीत सिंह ने शादी कर ली। कमलजीत सिंह का रियल नेम शशि रेखी है, लिहाजा शशि रेखी और वहीदा रहमान के एक बेटा व एक बेटी हैं, जिनके नाम क्रमशः सोहेल रेखी व कश्वी रेखी हैं। फ्रेंड्स, अदालत, महान और कुली के अलावा साल 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन की मां का रोल भी वहीदा रहमान ही करने वाली थी और यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म के कुछ सीन शूट भी कर लिए थे, लेकिन अचानक उन्हीं दिनों वहीदा जी के पति शशि रेखी की मृत्यु हो गई। लिहाजा वहीदा जी ने उसी समय कभी खुशी कभी गम फिल्म को छोड़ दिया और फिर वो रोल एक्ट्रेस अचला सचदेव ने किया। वैसे आपके वहीदा जी को लेकर क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।